गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑफ एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन। आज के इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है, इसका कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये नॉर्मल डिस्टिलेशन से किस तरीके से डिफरेंट होता है और इसका बेसिक सेटअप किस तरीके का रहता है। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। मेरा ये जो लेक्चर है इसके पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जिसको भी ये डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकता है। सो स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर, सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि नॉर्मल डिस्टिलेशन क्या होता है। तो याद रखिएगा कि नॉर्मल डिस्टिलेशन में आपका दो या फिर दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को बेसिकली हम सेपरेट आउट करते हैं एक दूसरे से, जिनमें आपका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंसेस होते हैं। जैसे ही आप किसी मटेरियल को हीट करेंगे तो उसमें जो आपका लो बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट रहता है, लो बॉयलर होता है, वो आपका टॉप पे एनरिच होगा, वो वेपर फेज में ज़्यादा जाएगा और हाई बॉइलिंग आपका कम जाएगा। इसी प्रिंसिपल का हम यूज़ करते हुए डिस्टिलेशन टावर्स में बेसिकली सेपरेशंस करते हैं। ये आपके बैच मोड में होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं, कई तरीके से रहते हैं। वो डिपेंड करता है आपको किस तरीके का जो सॉल्वेंट का मिक्सचर है या फिर किस तरीके के कंपोनेंट्स हैं जो आपको एक दूसरे से सेपरेट आउट करने हैं। अब जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो बिल्कुल यहाँ पे सेम होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। डिस्टिलेशन टावर के अंदर बेसिकली आपकी पैकिंग्स प्रेजेंट होती हैं, आइदर वो स्ट्रक्चर्ड हो सकती हैं, रैंडम हो सकती हैं या फिर ट्रेज हो सकती हैं, जहाँ पे वेपर्स और जो रिफ्लक्स से लिक्विड आ रहा होता है वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आता है और यहाँ पे हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर दोनों तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं। ज़्यादा डिटेल में मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ बिकॉज मैं प्रीवियस लेक्चर्स में ये काफ़ी डिटेल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट एक हल्का सा मैं आपको आइडिया ये देता हूँ कि वैक्यूम क्यों लगाया जाता है डिस्टिलेशंस में, बिकॉज काफ़ी लोगों को इसमें डाउट्स रहते हैं। तो याद रखिएगा कि वैक्यूम बेसिकली कई सारे मटेरियल ऐसे रहते हैं जो आपकी हाई टेम्परेचर्स पे बॉयल करते हैं। मान लीजिए 150 डिग्री 160 डिग्री पे आपका कोई मटेरियल बॉयल कर रहा है। जब आप ऐसे मटेरियल को गर्म करेंगे तो वहाँ पे आपका क्या होगा कि वो मटेरियल डिकम्पोज होने के चांसेस रहते हैं हायर टेम्परेचर्स पे, और वैक्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। जितना आप ज़्यादा वैक्यूम लगाएंगे उतना ही बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज होता चला जाता है, और जितना आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे उतना आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। इसी का हम बेनिफिट उठाते हैं डिस्टिलेशंस में। मान लीजिए कोई कंपोनेंट था जिसका पहले का बॉइलिंग पॉइंट था 150 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जैसे ही मैंने उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज किया वैक्यूम लगा के, मान लीजिए वो बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री आ जाता है। तो इसका बेनिफिट मेरे को ये मिलता है कि एक तो मेरा यूटिलिटी सेविंग हो गई, सेकंड जो मटेरियल मेरा हाई टेम्परेचर्स पे डिकम्पोज हो रहा था वो चांसेस मेरे बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं। ये बेसिक बेनिफिट्स होते हैं मेरे को वैक्यूम लगाने के। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन के बारे में। तो याद रखिएगा कि कई बार हमारे पास में ऐसे मिक्सचर्स रहते हैं जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज होता है। तो जो क्लोज बॉइलिंग कंपोनेंट्स रहते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहता है और उनको हम नॉर्मल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, वैसे मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन का। एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन और एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं। इन दोनों में कोई भी सिमिलरिटी नहीं होती है, बिकॉज एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशंस के केस में हम उन कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं जो एक दूसरे के साथ में एजियोट्रॉप बनाते हैं, बट एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशंस के केस में हम उन कंपोनेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट आउट करते हैं जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा क्लोज होता है। इन दोनों ही सेपरेशंस में, चाहे वो एजियोट्रॉपिक हो चाहे एक्सट्रैक्टिव हो, हम बाहर से एक थर्ड कंपोनेंट को ऐड करते हैं जिसको हम बेसिकली एंटेनर बोलते हैं। एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशंस के केस में ये एंटेनर जो पहले के आपके दो कंपोनेंट्स अंदर प्रेजेंट है उनमें से एक कंपोनेंट के साथ में मिक्स करके एक नया एजियोट्रॉप फॉर्म करता है, बट एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन के केस में कोई भी एजियोट्रॉप फॉर्म नहीं होता है। मूविंग टू नेक्स्ट वन। ये देखिए जो मैंने आपको पहले बताया था कि एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन के केस में कोई भी एजियोट्रॉप फॉर्म नहीं होता है। अगर हम कॉमन डिफरेंसेस की बात करते हैं तो एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा, बट एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा इंडस्ट्रीज़ में। एनर्जी कंजम्पशन एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन के केस में ज़्यादा होता है, बट एक्सट्रैक्टिव के केस में ये काफ़ी कम होता है। सॉल्वेंट
जो आपको बाहर मिलता है वो यहाँ पे टॉप से मिलता है एज़ोट्रॉपिक में, बट एक्सट्रैक्टिव में बॉटम से मिलता है। जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है सॉल्वेंट सिलेक्शन की, वो एज़ोट्रॉपिक डिस्टिलेशंस के केस में काफ़ी कम रहती है, बट एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशंस के केस में उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होती है। मूविंग टू नेक्स्ट वन, ये नॉर्मल सेटअप होता है जो बेसिकली आपका यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन करने के लिए। ये पहला टावर और ये दूसरा टावर, इसमें बेसिकली 2 टावर्स यूज़ किए जाते हैं। पहले टावर में जो भी आपका सॉल्वेंट का मिक्सचर है, मान लीजिए A+B कोई मिक्सचर है, वो आपको यहाँ पे सेपरेट आउट करना है। उसको सेपरेट आउट करने के लिए आप एक नया सॉल्वेंट C, ये आप बाहर से ऐड करते हैं। इसके बाद में होता क्या है, ये जो C सॉल्वेंट आपने ऐड किया है वो आइदर A और B किसी एक सॉल्वेंट के साथ में प्रॉपर तरीके से, उसकी मिसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, वो उसके साथ में मिक्सअप कर देता है, जिसकी वजह से वो उसके बॉइलिंग पॉइंट को, या फिर आप कह सकते हैं उसकी रिलेटिव वोलेटिलिटी को, जो A कंपोनेंट था, मान लीजिए जो आपने C कंपोनेंट डाला है वो मिक्स होता है आपका B कंपोनेंट्स के साथ में, तो वो A और B की रिलेटिव वोलेटिलिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा वेरी करवा देता है, जिसकी वजह से टॉप से जो मेरे को लाइट प्रोडक्ट रहता है, लो बॉइलिंग कंपोनेंट रहता है, वो मेरे को पहले टावर से मिल जाता है। और जो मेरा हाई बॉइलिंग कंपोनेंट रहता है, मीन्स B प्लस जो मैंने मेकअप सॉल्वेंट डाला C, वो B+C का मिक्सचर मैं अगले टावर में फीड करता हूँ, जहाँ से जो मेरा B कंपोनेंट जो पहले टावर में मेरे को नहीं मिला था वो सेकेंड टावर में टॉप से मिल जाता है, और जो C फ्रेश सॉल्वेंट है वो पहले टावर में बैकफीड होता रहता है। इसका एक एग्जाम्पल मैंने बाजू पे बताया है, जहाँ पे टॉलिन और आइसो ऑक्टेन के मिक्सचर को पहले टावर में फीड किया जाता है, जहाँ पे एज अ फ्रेश सॉल्वेंट मैं बाहर से फेनॉल को ऐड करता हूँ इस सेपरेशन को कराने के लिए। पहले टावर के टॉप से मेरे को आइसो ऑक्टेन मिल जाता है, और फिनॉल और टॉलिन के मिक्सचर को मैं बेसिकली दूसरे टावर में फीड करता हूँ, जहाँ से मेरे को दूसरे टावर से टॉलिन मिल जाता है, और फेनॉल के मिक्सचर को मैं बैक करता हूँ पहले वाले टावर में, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब इसमें मेन चीज़ रहती है कि सॉल्वेंट का सिलेक्शन कैसे करना है। तो याद रखिएगा कि सॉल्वेंट सिलेक्शन करते टाइम कुछ चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं, कि जो सॉल्वेंट है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो जो मेरे फीड के कंपोनेंट्स है उससे हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। जो सॉल्वेंट मैं ऐड कर रहा हूँ वो इनमें से किसी एक कंपोनेंट के साथ में काफ़ी ज़्यादा मिजिबल होना चाहिए, और किसी भी तरीके का एज़ोट्रॉप नहीं फॉर्म करना चाहिए। थर्ड वन इज़ कि जो इसका रिलेटिव वोलेटिलिटीज़ है वो कंपोनेंट मिक्स करने के साथ में उन जो पहले के कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे उनकी रिलेटिव वोलेटिलिटीज़ में अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल बताया, टॉलिन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 110 डिग्री, आइसो ऑक्टेन का होता है 99.3 डिग्री, बट इनका सेपरेशन जनरली पॉसिबल नहीं रहता है, जिसके लिए मैं इसमें फिनॉल का यूज़ करता हूँ। फिनॉल क्या करता है, मेरा ये फिनॉल टॉलिन का एक मिक्सचर बना देता है, जो मेरे को सेकेंड टावर से मिलता है। पहले टावर के बॉटम से एक्सट्रैक्ट होता है, और सेकेंड टावर से मेरे को ये मिक्सचर सेपरेट आउट हो जाता है, जबकि पहले टावर के टॉप से मेरे को आइसो ऑक्टेन जिसका बॉइलिंग पॉइंट 99.3 डिग्री है वो इजीली सेपरेट आउट होके मिल जाता है। तो याद रखिएगा कि डिस्टिलेशंस में भी आपके 3 तरीके के डिस्टिलेशंस लास्ट में होते हैं। एक होता है आपका एज़ोट्रॉपिक डिस्टिलेशंस, जहाँ पे जो आप थर्ड कंपोनेंट डालते हैं वो एक एज़ोट्रॉप फॉर्म करता है। जो थर्ड कंपोनेंट आपने ऐड किया है वो पहले के जो 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उनमें से एक कंपोनेंट के साथ में एक एज़ोट्रॉप फॉर्म करता है, जिसकी वजह से उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वेरी हो जाता है और सेपरेशन मिलता है। सेकेंड होता है आपका प्रेशर स्विंग डिस्टिलेशन, इसमें आप कोई भी थर्ड कंपोनेंट नहीं ऐड करते हो, इसमें जस्ट 2 टावर्स होते हैं। पहला टावर आपका प्रेशर में ऑपरेट होता है और दूसरा टावर आपका वैक्यूम में ऑपरेट होता है। इस प्रेशर और वैक्यूम के डिफरेंस की वजह से आपका जो एज़ोट्रॉपिक कंपोजिशन है वो आपका काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है, और आपको दोनों टावर्स में सेपरेशन मिल जाता है। पहले से आपको पहला कंपोनेंट मिलता है और दूसरे से आपका दूसरा कंपोनेंट मिल जाता है, और ये भी दोनों टावर्स कॉन्टिन्यूस में ऑपरेट होते हैं। और तीसरा सिनेरियो होता है एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन, जहाँ पे ना एज़ोट्रॉपिक डिस्टिलेशन से सेपरेशन पॉसिबल है, ना ही आपका प्रेशर स्विंग डिस्टिलेशन से। तो वहाँ पे आपका ये लास्ट फिनोमेना काम करता है एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन, जहाँ पे हम एक तीसरा कंपोनेंट एक सॉल्वेंट ऐड करते हैं, जो इनमें से एक कंपोनेंट के साथ में मिसिबल काफ़ी ज़्यादा मिसिबल रहता है और इनकी रिलेटिव वोलेटिलिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा डिफर कर देता है, जिसकी वजह से हमको फाइनली काफ़ी ईजियर तरीके से सेपरेशंस मिल जाते हैं डिस्टिलेशन में। ये होता है मेरा एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन। सो होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा।
टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे.